देखो, द टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे, इट हैज़ बीन रिपीटेडली न्यूज। वह है किसका टॉपिक? ईवीएम्स का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। लिखो ब्रॉड हेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, सब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना? ठीक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ईवीएम से पहले हमारे पास जो वोटिंग सिस्टम था, ठीक है, जो वोटिंग सिस्टम, उसको क्या कहते थे? बैलेट पेपर्स या बैलेट पेपर सिस्टम। ठीक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर बैलेट पेपर्स, what are EVMs, first you should know कि ये जो टॉपिक है, EVMs का, it comes under which heading, under which paper as well as under which heading? It comes under GS paper 2 under the heading representation of people's act। बात समझे? तो दो चीजें आपको पता चली, GS पेपर 2 में आता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। बात याद रखना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर ईवीएम्स, हम नॉर्मली जो वोटिंग सिस्टम था हमारा वोटिंग सिस्टम था, वो क्या था? बैलेट पेपर्स। वो था बैलेट पेपर्स। नाउ अंडर बैलेट पेपर्स क्या होता था? बैलेट पेपर्स में डिफरेंट कैंडिडेट्स के नाम होते थे, एक शीट पे डिफरेंट कैंडिडेट्स के, जैसे एमसीक्यू में टिक करते वैसे वहां पर भी करना पड़ता था, बट वहां पे स्टैंप डालनी पड़ती थी। ठीक ना? होता क्या था कि इसमें कुछ बैलेट पेपर सिस्टम, ये जो वोटिंग सिस्टम जो है, इसमें कुछ इश्यूज है। कुछ क्या इश्यूज होंगे? ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट होगा भाई, ऐसा थोड़ी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। क्या हो सकता है? काउंटिंग और कुछ, मतलब व्हाट आर द मेजर इश्यूज of ballot paper system which forced us to move to EVMs? Spoil और कुछ? First there was this issue of invalid votes। किसका इशू था? invalid votes में क्या होता था कि सपोज, देखो इधर, सपोज these are two options, ठीक, दो कैंडिडेट्स के नाम है, and you have to select either this candidate or this candidate। होता क्या था कि जो एक वोटर था वो यहां स्टैंप डालता था बीच में। बात समझे? अब हमें ये नहीं पता कि उसने, that was the issue of invalid votes। second was जो रिजल्ट्स थे, जो रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने में क्या होता था? ऑब्वियसली यू हैव टू काउंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पेपर, तो ऑब्वियसली रिजल्ट को डिक्लेयर करने में थर्ड चीज ये होती थी कि जो आपका बैलेट पेपर सिस्टम है, बात समझ रहे हो ना? पहला इशू था इनवैलिड वोट्स का, दूसरा इशू था रिजल्ट डिक्लेरेशन में, ठीक है, टाइम टेकिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट, इट वॉज लेस स्केलेबल का मतलब है कि नाउ यू नो कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो देयरफॉर इलेक्टोरेट, वन हु आर एलिजिबल टू वोट प्लस हु कैन वोट। बात समझे? देयर आर टू टर्म्स, एक होती है वोटिंग पॉपुलेशन एक बिगर सेट है, अबव 18 और अबव 18, वो सबके सब क्या डाल सकते हैं, उनको कहते हैं वोटिंग पॉपुलेशन। बट जिनका खाली किस में नाम होगा? इलेक्टोरल रोल में एक लिस्ट निकलती है इलेक्शन के टाइम, उस लिस्ट में सब इंडिविजुअल के क्या होते हैं? नाम होते हैं। जिस इंडिविजुअल का नाम होगा वही इंडिविजुअल खाली क्या डाल सकता है? इवन दो कोई इंडिविजुअल होगा जिसकी एज जो होगी 18 और 18 अबव होगी, बट उसका इलेक्टोरल रोल में क्या नहीं होगा? नाम नहीं होगा। इट मीन्स ही कैन नॉट
इसका मतलब वोटिंग पॉपुलेशन इज अ बिगर सेट, उसमें जो खाली वोट डाल सकते हैं वो छोटा सेट है, उस छोटे सेट को कहते हैं इलेक्टोरेट। क्या कहते हैं उसे, बात समझे? वोटिंग पॉपुलेशन इज अ बिगर सेट, बट खाली वो लोग वोट डाल सकते हैं जिनके पास एक तो कार्ड होगा, वोटिंग कार्ड होगा, है ना, और दूसरा जिनका नाम किन में होगा, इलेक्टोरल रोल में, जो कि हर इलेक्शन से पहले निकलती है। बात समझे? तो दो चीजें हैं, वोटिंग पॉपुलेशन एक बिगर सेट है और इलेक्टोरेटेड उसका एक छोटा सेट है। इलेक्टोरेट में वही इंडिविजुअल आएंगे जिनके पास एक तो वोटर आईडी होगा, दूसरा जिनका नाम किस में होगा, इलेक्टोरल रोल में। इतना सब जोर से, मतलब वो एज के हिसाब से चलता है, ऑलमोस्ट सभी के सभी लोग क्या आ जाते हैं इलेक्टोरल रोल में, फिर कुछ बंदे छूट जाते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आया। अब एक तो ये था कि भाई इनवैलिड वोट्स का इशू है, बैलेट पेपर सिस्टम है। दूसरा हमने ये देखा कि रिजल्ट्स डिक्लेरेशन में काफी ज्यादा ऑलमोस्ट 3 या 4 डेज लगते थे रिजल्ट्स को क्या करने में, डिक्लेयर करने में। तीसरा ये लेस स्केलेबल है। लेस स्केलेबल का मतलब होता है क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन को क्या करना है, कवर करना है। तो बहुत सारी पॉपुलेशन को कवर करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, मतलब पेपर्स को क्या करना है, पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना, मतलब एट एन इंस्टेंट अगर अभी मेरे को चाहिए वोटिंग सिस्टम को क्या करना, बढ़ाना, मतलब मेरे को अभी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, वोट करें। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट डू दैट। बात समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो, मतलब ये उतना ज्यादा स्केलेबल, मतलब ये लार्ज स्केल ऑफ पॉपुलेशन को क्या नहीं कर सकता, केटर नहीं कर सकता। कौन सा सिस्टम, बैलेट सिस्टम। ठीक, और प्लस आपको पता है ये इको फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली भी नहीं है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या इशू हो सकते हैं अंडर बैलेट सिस्टम जिसकी वजह से हमें शिफ्ट करना पड़ा किसकी ओर, ईवीएम्स की ओर। और कुछ नहीं, अभी ये पहले लिखो बैलेट पेपर सिस्टम के अंडर क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स थे। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बैलेट पेपर सिस्टम 4 लिखना। इनवैलिड वोट्स, रिजल्ट डिक्लेरेशन में काफी ज्यादा टाइम लगता था, ये उतना ज्यादा स्केलेबल नहीं है, एंड इट्स नॉट इको फ्रेंडली। लिख लिए सबने? एंड इट्स नॉट इको फ्रेंडली। अब इसमें और एक कॉन्सेप्ट है, वो है बूथ कैप्चरिंग का। किसका कॉन्सेप्ट है, बूथ कैप्चरिंग का। देखो बूथ कैप्चरिंग पहले होता क्या है, बूथ कैप्चरिंग के केस में क्या होता था कि सपोज कहीं पे आपको वोट करना है, कोई प्लेस है, कोई रूम है, वहां आपको क्या करना है, वोट डालना है। तो होता क्या था बैलेट पेपर सिस्टम के अंदर, जो कोई कैंडिडेट होता था वो अपने गूंस को लाता था, कोई गुंडे को लाता था। वो क्या करता था, वो जाता था इस रूम में और खुद ही क्या लगवाता था, बात समझे, खुद ही क्या लगवाता था, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, ठीक है, पुरानी मूवीज में, कि वो जाते थे कुछ लोग इलेक्शन को रिग करते थे और वहां जाते थे और क्या करते थे, वो खुद वहां पे स्टैंप डालते थे। उसी को कहते हैं बूथ कैप्चरिंग। या तो कभी कभार क्या होता था, जिस डिब्बे में ये पेपर होते थे, बैलेट पेपर्स होते थे, उसी डिब्बे को क्या उठाता था, ठीक है, फिर खुद कहीं जगह स्टैंप डालता था, फिर वापस लाता था। दैट इज व्हाट इज बूथ कैप्चरिंग। तो जो बैलेट पेपर सिस्टम है उसमें जो बूथ कैप्चरिंग के जो चांसेस है वो ज्यादा हायर थे एज कंपेयर टू व्हाट ईवीएम्स। अभी जब ईवीएम्स पढ़ोगे यू विल नो अबाउट इट। इतना समझे? इसमें पहले लिखना इनवैलिड वोट्स आपने लिखा, रिजल्ट डिक्लेरेशन को टाइम, लेस स्केलेबल, थर्ड इज इको फ्रेंडली, एंड फोर्थ इज हायर चांसेस ऑफ बूथ कैप्चरिंग। इवन तो वो आप यहां पे भी लिख सकते हो, अगर इनिशियली वो पॉइंट लिखोगे काफी सही रहेगा। हायर चांसेस ऑफ बूथ कैप्चरिंग, 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 हायर चांसेस ऑफ बूथ कैप्चरिंग। ठीक, तो आपने देखा बैलेट पेपर सिस्टम में हमें 4-5 ड्रॉबैक्स या शॉर्टकमिंग्स देखने को मिले।
एक तो ये था इनवैलिड वोट्स काफी ज्यादा थे। कभी कभार क्या होता था, इनवैलिड वोट्स के चक्कर में क्या होता था, सपोज ए एक विनिंग कैंडिडेट है, बात समझना, एक विनिंग कैंडिडेट है, बी रनर अप है, बी क्या है, रनर अप, ये फर्स्ट पोजीशन, ये इसकी सेकंड पोजीशन। जो इनके बीच में जो वोटिंग का वोट्स का जो डिफरेंस आता था इनके बीच में, किन के बीच में, ए और बी के बीच में, वो कभी कभार डिफरेंस जो इनवैलिड वोट्स पड़ते थे वो उनसे कम होती थी। गॉट द कॉन्सेप्ट? जो इनवैलिड वोट्स पड़ते थे, ठीक है, जो इनवैलिड वोट्स पड़ते थे वो लार्जर होते थे एज कंपेयर टू द डिफरेंस बिटवीन विनिंग कैंडिडेट एंड द रनर अप। तो इनवैलिड वोट्स का जो शेयर था वोटिंग में वो काफी ज्यादा था। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो ये आपने लिख लिए। अब लिखो नेक्स्ट, अब लिखो एनी वोटिंग सिस्टम, एनी वोटिंग सिस्टम, एनी वोटिंग सिस्टम, ब्रैकेट में लिखो बी इट बैलेट सिस्टम और ईवीएम्स, एनी वोटिंग सिस्टम, बी इट बैलेट सिस्टम और ईवीएम्स, ईवीएम्स has four required characteristics, has four required characteristics, चार characteristics होने चाहिए। first accuracy, first is accuracy, first is accuracy, first is accuracy। इसके अंदर लिखो the goal of any, the goal of any, the goal of any voting system, the goal of any voting system, किसी भी वोटिंग सिस्टम का जो गोल होना चाहिए, द गोल ऑफ एनी वोटिंग सिस्टम is to establish, is to establish, the goal of any voting system is to establish the intent, the intent of each individual voter, the intent of each individual voter, comma, and translate those intents, comma करके, and translate those intents, and translate those intents into a final tally, into a final tally। मतलब एक्यूरेसी का मतलब यह है कि आप जिसको वोट करना चाहते हो इट शुड बी प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड कि आपने उसी बंदे को क्या किया, वोट किया। एक्यूरेसी का ये मतलब है। अब देखो ये दो ऑप्शन है, अब बीच में मैंने स्टैम्प डाला, ठीक है, मैं चाहता था कि मैं इसको क्या करूं, बट मैंने जब बीच में स्टैम्प डाली क्या मेरा इंटेंट प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हुआ? बात समझे? दैट वाज वन ऑफ द इशू ऑफ बैलेट पेपर सिस्टम। किसका इशू था? कौन सा ऑब्जेक्टिव था? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं होती थी किस केस में? बैलेट पेपर, बिकॉज देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज एनोनिमिटी, एनोनिमिटी। इसके अंदर लिखो सीक्रेट बैलेट्स आर फंडामेंटल टू डेमोक्रेसी, सीक्रेट बैलेट्स आर BALLOTS, सीक्रेट बैलेट्स आर फंडामेंटल टू डेमोक्रेसी, और फंडामेंटल टू डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर हमें यह पता चलेगा कि किस ग्रुप ऑफ पीपल ने किसको वोट डाला तो क्या होगा? बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर हमें यह पता चला कि इस ग्रुप ऑफ पीपल ने, इस एरिया ने इस पर्टिकुलर पार्टी को क्या डाला, ठीक है, अगर मेरे को ये पता चली तो इससे क्या इशू हो गए? एग्जैक्टली, तो डिस्क्रिमिनेशन का इशू होगा, ठीक है। दैट इज व्हाई सीक्रेट बैलेट्स आर फंडामेंटल टू डेमोक्रेसी, फुल स्टॉप। एंड फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप डालो, फिर लिखो द वोटिंग सिस्टम, एंड नहीं लिखना, द वोटिंग सिस्टम, द वोटिंग सिस्टम्स, द वोटिंग सिस्टम्स मस्ट बी डिजाइंड, the voting systems must be designed, the voting systems must be designed to facilitate
must be designed to facilitate voter anonymity. To facilitate what? Voter anonymity. Voter anonymity. ठीक, वोटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए ताकि हमें यह ना पता चले कि इस इंडिविजुअल ने किसको वोट डाला है। बात समझे? क्या ये बैलेट पेपर में होता था? बैलेट पेपर वाज एनोनिमस। आपने किसी के ऊपर स्टैम्प डाली और आपने उसको बैलेट बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। फिर जब उनको काउंट करते थे, उनको पहले रीशफल किया जाता था एंड यू विल नॉट बी एबल टू नो हु वोटेड whom। बात समझे? इतना समझ में आया? नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, स्केलेबिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी, स्केलेबिलिटी। Scalability. Voting systems should be able to voting systems should be able to voting systems should be able to should be able to handle should be able to handle large electorate. ये वाला electorate should be able to handle large electorate. So voting population is a bigger set और उसमें छोटा सेट इलेक्टोरेट है। वोटिंग पॉपुलेशन मतलब जो अभी अभी आया, वोटिंग पॉपुलेशन मतलब ऑल दोज पीपल हु आर 18 और अबव 18, उनको कहते हैं वोटिंग पॉपुलेशन। अब वोटिंग पॉपुलेशन में खाली वो लोग जिनका नाम एक तो वोटर आईडी होगा और जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में आएगा, वही खाली क्या डाल सकते हैं, और उस चक्कर में कुछ इंडिविजुअल्स मिस हो जाते हैं। दैट इज व्हाई वोटिंग पॉपुलेशन इज अ बिगर सेट एंड इलेक्टोरेट इज अ इसका स्मॉलर सबसेट है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्पीड। स्पीड, स्पीड। वोटिंग सिस्टम्स should be able to produce voting systems should be able to produce voting systems should be able to produce results quickly. Voting systems should be able to produce results quickly. अब 4 पैरामीटर्स आपको मैंने दे दिए, अब इन पे चेक करो बैलेट सिस्टम पे। पहला था एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यहां पे फिट नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा था? एनोनिमिटी, एनोनिमिटी तो फिट होता है, ठीक है। थर्ड, स्केलेबिलिटी फिट नहीं होता, बिकॉज बैलेट पेपर्स को आप ओवर लार्ज, अगर लार्ज पॉपुलेशन कवर करनी हो तो चाहिए इनसे काफी ज्यादा। एंड लास्ट क्या लिखा था? स्पीड, स्पीड विद विच रिजल्ट्स आर, ठीक है। तो हमने ये देखा कि बैलेट सिस्टम में 3 या 4 दिन, ठीक है। अब जब ये सिस्टम हमने देखा कि बैलेट सिस्टम में ये सारे इश्यूज है, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसने कहा ठीक है, ये कुछ बैलेट सिस्टम में कुछ इश्यूज है, इनको ओवरकम करने के लिए हम क्या लाएंगे? ईवीएम्स, ठीक है। क्या लाएंगे? ईवीएम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईवीएम्स यूज हुए थे केरला में, आर्टिकल में लिखा था 2 दिन पहले, परवूर असेंबली में हुआ था इन केरला, अराउंड 1989 ऐसा कुछ डेट है को। उस कंटेक्स्ट में क्या हुआ था? पहली बार ईवीएम्स का यूज हुआ था। बट अब देखो स्टोरी, अब जब 1989 में ईवीएम्स का यूज हुआ पहली बार, कहां? केरला में। उस टाइम तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंडर ईवीएम्स का कोई यूजेज नहीं था, मतलब ईवीएम टर्म यूज नहीं की गई थी। वहां पे लिखा था खाली कि इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड बाय बैलेट सिस्टम, और ये नहीं लिखा था कि इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड बाय व्हाट। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? लिखा था खाली इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड बाय ईवीएम, सॉरी बैलेट सिस्टम। एंड इलेक्शंस, ये नहीं लिखा था कि इलेक्शंस कैन बी कंडक्टेड बाय ईवीएम्स आल्सो। तो सुप्रीम कोर्ट गए कुछ लोग, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई देखो, आपने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला, आपने जो केरला में इलेक्शन करवाया ठीक है, हम मानते हैं, बट अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंडर आपने किसका यूज नहीं, किसका नेम नहीं लिखा है? ईवीएम्स का। देयरफॉर जो आपने इलेक्शन केरला में करवाया वो नल एंड वाइड है। वो क्या है? नल एंड वाइड, मतलब हम इस इलेक्शन को मानते ही नहीं है। बट स्लोली एंड स्लोली फिर ईवीएम्स का यूजेज आया, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंडर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, और फिर बैलेट सिस्टम के बजाय क्या लिखा गया? किसको रिप्लेस किया गया? ईवीएम। बैलेट भी है अभी प्लस ईवीएम, तो आप या तो बैलेट सिस्टम यूज करो या तो ईवीएम यूज करो। इतना समझ में आया? ये स्टोरी समझ में आई? अब लिखो ईवीएम्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। इसके अंदर लिखो एन ईवीएम कंसिस्ट्स ऑफ 2 यूनिट्स, एन ईवीएम consists of, it consists of what? 2 units. An EVM consists of 2 units. ये आपका EVM है, इसके 2 यूनिट्स हैं। वन इज कंट्रोल यूनिट, वन इज बैलेट यूनिट। या तो ऐसे बना लो, एन EVM consists of 2 units, a control unit and a balloting या ballot unit। ठीक है। ईवीएम के 2 हिस्से हैं, एक तो कंट्रोल यूनिट और दूसरा, बोथ आर कनेक्टेड, बोथ आर बाय 5 मीटर केबल, बोथ आर कनेक्टेड बाय 5 मीटर, बोथ आर कनेक्टेड बाय 5 मीटर केबल। 5 को अंडरलाइन करना, दिस इज अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन यूपीएससी। वो 5 की जगह क्या लिखेंगे? 6। समझे? मतलब ईवीएम में 2 यूनिट्स है, एक तो कंट्रोल यूनिट है और एक बैलेटिंग यूनिट है। अब लिखो द कंट्रोल यूनिट, द कंट्रोल यूनिट, द कंट्रोल यूनिट इज विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, द कंट्रोल यूनिट इज विद द प्रिजाइडिंग और पोलिंग ऑफिसर, और पोलिंग ऑफिसर, या तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलो या तो पोलिंग ऑफिसर बोलो, है ना। जैसे गवर्नमेंट टीचर्स रहते हैं, ठीक है, वो मोस्टली दे आर डेप्यूटेड टू दीज ये सर्विसेज, प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर। ठीक है। कंट्रोल यूनिट, द कंट्रोल यूनिट इज विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर और polling officer, and the balloting unit, and the ballot unit, and the ballot unit, and the ballot unit is placed inside the voting compartment, is placed inside the voting compartment, is placed inside the voting compartment। देखो इधर, ये सपोज ये रूम होगा, एक रूम है, ठीक है। यहां पे आपको क्या मिलेगा? बैलेटिंग यूनिट, ठीक। और ये कनेक्टेड होगा किससे? कंट्रोल यूनिट बाय 5 मीटर। आप यहां जाओगे और यहां आप क्या करोगे? अपना वोट डालोगे। ये वोटिंग कंपार्टमेंट, जहां पे हमने किसको रखा? जहां पे किसको रखा? बैलेटिंग यूनिट को। इतना समझ में आया? सिंपल है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, instead of issuing a ballot paper, next point, instead of issuing a ballot paper, 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 comma, the polling officer in charge of the control unit, the polling officer in charge of the control unit, instead of issuing a ballot paper, comma, the polling officer in charge of the control unit will press the ballot button, will press the ballot button, will press the ballot button, full stop. This will enable the voter, this will enable the voter to cast his vote, CAST वाला, to cast his vote. This will enable the voter to cast his vote by pressing the blue button. Blue को अंडरलाइन करना, प्रीलिम्स में रेड लिखा होगा, ठीक है। This will enable the voter to cast his vote by pressing the blue button। यानी ईवीएम्स पे जो वोटिंग कंपार्टमेंट में हमारा वोट ये बैलेटिंग यूनिट होता है, उसके सब बटन किस कलर के होते हैं? ब्लू कलर के। बाय प्रेसिंग द ब्लू बटन,
on the balloting unit against the candidate and symbol of his choice. Against the candidate and symbol of his choice. Instead of issuing a ballot paper, the polling officer in charge of the control unit will press the ballot button. This will enable the voter to cast his vote by pressing the blue button on the balloting unit against the candidate and symbol of his choice. Against the candidate and symbol of his choice. अब खुद देखो, इधर देखो. अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा? वो बटन को प्रेस करेगा. क्या करेगा? बटन को प्रेस करेगा. यूं ही वो बटन को प्रेस करेगा. यूं ही वो बटन को, जो इंडिविजुअल कहां आ जाएगा? बैलेटिंग यूनिट में. वो तभी वोट दे पाएगा. बात समझे? जब तक कि कंट्रोल यूनिट में कौन? पोलिंग ऑफिसर बटन नहीं दबाएगा, तब तक ये इंडिविजुअल जो वोटिंग पर्सन होगा वो तब तक क्या नहीं कर पाएगा? वोट नहीं कर पाएगा. बात समझे? क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर से बूथ कैप्चरिंग डिफिकल्ट हो गया? ठीक है. मतलब जो पोलिंग ऑफिसर होगा, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर क्या करेगा? अगर उसको लगेगा कोई इंडिविजुअल बूथ कैप्चरिंग करने आया है, ठीक है, वो बटन दबाएगा ही नहीं, तो वो रैपिड पेस में कैसे खुद को वोट डालेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब तक कि वो पोलिंग ऑफिसर क्या नहीं करेगा, बटन नहीं दबाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू वोट. कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? तो इस चक्कर में बूथ कैप्चरिंग काफी ज्यादा क्या हो गया? डिफिकल्ट हो गया. एक तो ये प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप. The machines will record only 5 votes in a minute. The machines will record only 5 votes in a minute. ठीक. यानी इसमें अब हमने ये भी देखा कि मशीन्स, एक सेफ्टी फीचर ये है कि जब तक कि पोलिंग ऑफिसर बटन नहीं दबाएगा तब तक आप वोट नहीं कर पाओगे. सेकंड फीचर ये देखा, 1 मिनट में खाली कितने? और बैलेटिंग यूनिट में क्या होता था? कोई बूथ कैप्चरिंग के लिए आता था, कोई मिसक्रिएंट आता था, वो 5 मिनट में, 1 मिनट में बहुत सारे ठप्पा मारता था. बात समझे? नेक्स्ट फीचर, the presiding officer can always press the presiding officer can always press the close button. The presiding officer can always press the close button as soon as they see some intruders. As soon as they see some intruders in the polling station. As soon as they see some intruders in the polling station. ये भी फीचर है कि यूं ही लगा कि कोई इंट्रूडर आ रहा है, कोई मिसक्रिएंट आ रहा है, कोई गून आ रहा है, क्या करने के लिए? बूथ को कैप्चर करने के लिए. पोलिंग बूथ को कैप्चर करने के लिए पोलिंग ऑफिसर क्या कर सकता है? क्लोज बटन और मशीन बंद. कितने फीचर देखे? 3. पहला क्या देखा? जब तक कि पोलिंग ऑफिसर बटन नहीं दबाएगा यू विल नॉट बी एबल टू वोट. 1 मिनट में खाली 5 वोट. तीसरा फीचर, पोलिंग ऑफिसर कैन डू व्हाट? वो एक क्लोज बटन दबाएगा एंड मशीन. नेक्स्ट फीचर लिखा था कुछ, मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट से देखा, वहां 5 लिखा है. ठीक है, आई हैव चेक माई सोर्सेज. अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, रिजल्ट्स कैन बी डिक्लेयर्ड विद इन 2 to 3 hours. Results can be declared within 2 to 3 hours. Results can be declared within 2 to 3 hours.
ठीक ठीक है, और बैलेटिंग सिस्टम में 3 to 4 days, ठीक। गो स्पीड, दैट वाज वन ऑफ द फीचर ऑफ वोटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, देयर आर नो इनवैलिड वोट्स, देयर आर नो इनवैलिड वोट्स, देयर आर नो इनवैलिड वोट्स, कोई इनवैलिड वोट्स नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट फीचर एक्यूरेसी, आपका इंटेंट ट्रूली रिफ्लेक्ट हो रहा है इनटू योर वोटिंग, ठीक है। देयर आर नो इनवैलिड वोट्स। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर इन दीज मशीन्स, सॉफ्टवेयर इन दीज मशीन्स, सॉफ्टवेयर इन दीज मशीन्स कैन नेवर बी ऑल्टर्ड, software in these machines can never be altered, software in these machines can never be altered, that is non programmable, that is non programmable, that is non programmable। ब्रैकेट में लिखो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा करप्शन, ब्रैकेट में लिखो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा करप्शन, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा करप्शन। अब इधर देखो, अब इशू ये है कि कुछ देखो, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 2014 तक, तो जो अपोजिशन में था तब एनडीए, ये कहते थे कि भाई ईवीएम जो है वो सही नहीं है। अब जब किसकी गवर्नमेंट आई, एनडीए की गवर्नमेंट आई, अब यूपीए क्या कह रहा है, ईवीएम सही नहीं है, ठीक है। दे आर प्लेइंग ब्लेम गेम, ठीक है। नाउ लुक, हर हमेशा याद रखना सॉफ्टवेयर को हैक कर सकता है, सॉफ्टवेयर को। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला देखो भाई, जो चिप्स इसमें यूज होते हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, वो चिप नॉन प्रोग्रामेबल है। हम उनको एक ही टास्क देते खाली ईवीएम्स का, आप उनका टास्क चेंज नहीं कर सकते, बात समझे। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को आप रीप्रोग्रामेबल कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, बिकॉज उसको ऑलरेडी क्या टास्क है, कैलकुलेट का, बात समझे मैं क्या कह रहा हूं। सेकंड, उन्होंने बोला कि भाई इसमें डेटा करप्शन भी क्या, क्यों, क्योंकि एक स्टैंड अलोन मशीन है, इट्स नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, बात समझे। यानी ये क्या एक मशीन है, स्टैंड अलोन मशीन, ये मैं लिखवाऊंगा आगे जाके, इट इज अ स्टैंड अलोन मशीन, स्टैंड अलोन मशीन, दैट इज इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी नेटवर्क, ठीक। ये भी दिया किसने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिफेंस में। और ये बोला कि देखो भाई जो इसमें चिप है, एक बार हमने उसको प्रोग्राम दिया किसका, वोटिंग का, वो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बर्न चिप्स। बर्न चिप्स का मतलब क्या होता है कि एक बार आपने उसको टास्क क्या दे दिया, ईवीएम्स का, आप उसको क्या नहीं कर सकते, अब रीप्रोग्रामेबल, उसमें डेटा करप्शन नहीं कर सकते। दीज वर द डिफेंसेस दैट वर गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ। अब कुछ लोग तो मानेंगे नहीं, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रखा चैलेंज, बोला कि जो इंडिविजुअल ईवीएम को हैक कर सकता है, कम एंड डू इट, बात समझे। आप आइए, आप ईवीएम को क्या करके दिखाइए, हैक करके दिखाइए। ये नहीं कि आप हार्डवेयर को ले जा रहे हो, दैट कैन बी डन बाय एनी पर्सन। आपने ईवीएम लिया घर में, उसमें कुछ चेंज किए सच दैट के कोई भी बटन दबाया, एक ही पर्टिकुलर पार्टी को वोट हो जाएगा, दैट्स नॉट द चैलेंज। चैलेंज इज यू कम हियर एंड शो अस हाउ यू कैन हैक सॉफ्टवेयर ऑफ द ईवीएम्स। इतना समझ में आया। क्या लिखा आपने इसमें लास्ट पॉइंट में, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा करप्शन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ईवीएम्स आर स्टैंड अलोन मशीन्स, ईवीएम्स आर स्टैंड अलोन मशीन्स, ईवीएम्स आर स्टैंड अलोन मशीन्स, ठीक है, फुल स्टॉप। मोस्ट ऑफ द ईवीएम्स इन अदर कंट्रीज, most of the EVMs in other countries are computer based. Most of the EVMs in what? In other countries are computer based and linked to the internet, and linked to the internet. Full stop. Hence these are vulnerable, full stop करके, hence
these are vulnerable to hacking. Hence these are vulnerable to hacking. यानी इनको हैक करना काफी ज्यादा आसान है. अब देखो समझो स्टोरी और एक. अब यूरोपियन यूनियन में कुछ कंट्रीज है, जैसे नेदरलैंड है, जर्मनी है. अब नेदरलैंड्स और जर्मनी में क्या था, ईवीएम्स का यूज होता था. ठीक है. अब जब वहां ईवीएम्स का यूज होता था, बट दीज ईवीएम्स वर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. तो एक ग्रुप था, वी डू नॉट ट्रस्ट ईवीएम्स, ऐसा ही कुछ करके ग्रुप था नेदरलैंड्स में. उन्होंने ऑन ईयर टेलीविजन पे ये दिखाया कि हम कैसे ईवीएम्स को क्या कर सकते, हैक कर सकते थे. अब जो नेदरलैंड की कंपनी थी जो ईवीएम्स को बनाती थी, वही कंपनी आई गेस जर्मनी को बेचती थी ईवीएम्स. जब जर्मनी ने ये देखा कि ईवीएम्स को क्या किया जा रहा है, हैक किया जा रहा है, एंड दे आर शोइंग इट ऑन एयर, टेलीविजन पे दिखा रहे हैं, जर्मनी ने भी डिक्लेयर किया दीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नेदरलैंड ने भी बैन किया. बात समझे. अब कुछ अपोजिशन पार्टीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह बोलते हैं कि देखो भाई, नेदरलैंड्स एंड जर्मनी ने तो बैन किया, अब क्यों नहीं बैन कर रहे. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये डिफेंस है, भाई वो तो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स है, वो तो इंटरनेट के साथ क्या है, बट हमारी मशीन तो स्टैंड अलोन मशीन है, इट्स नॉट कनेक्टेड टू एनी वायरलेस नेटवर्क, देयरफॉर इट इज इम्पॉसिबल टू डू व्हाट, टू हैक इट. ये कंट्रोवर्सी समझ में आई. अब लिखो कंट्रोवर्सी. कंट्रोवर्सी हेडिंग दे दो, स्मॉल हेडिंग, कंट्रोवर्सी. कंट्रोवर्सी. नेदरलैंड्स बैंड, नेदरलैंड्स का दूसरा नाम, तीसरा नाम डच. ठीक है. पहले कौन आए थे, पोर्तुगीज या डच. इंडिया में कौन आया था, उसके बाद फ्रांसिस जी या अल्फोंसो आया था. चीजों को वही आया था, कौन आया था, फ्रांसिस आया था. एक बार देख लेना, ठीक है, कोई नहीं, मतलब चीजें पकड़ रहे हो, अच्छी बात है. क्या लिखा, नेदरलैंड्स बैंड इट फॉर द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. नेदरलैंड्स बैंड इट फॉर द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. बैंड इट फॉर द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. फिर लिखो जर्मनी डिक्लेयर्ड ईवीएम्स. जर्मनी जो था उसने ईवीएम्स को क्या डिक्लेयर किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड बैंड इट. अब कुछ और कंट्रीज है जैसे इंग्लैंड एंड फ्रांस, उन्होंने अभी तक ईवीएम्स का यूज. अब आप ये कह सकते हो सर इंग्लैंड एंड फ्रांस जैसे कंट्रीज यूज नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, है ना. ये एक वैलिड पॉइंट है कि इफ कंट्रीज लाइक इंग्लैंड एंड फ्रांस आर नॉट यूजिंग ईवीएम्स देन व्हाई वी आर यूजिंग ईवीएम्स. उसके पीछे ये रीजन है बिकॉज फ्रांस है, इंग्लैंड एंड फ्रांस, उनकी जो पॉपुलेशन है इट इज सिमिलर टू द पॉपुलेशन ऑफ यूपी. यूपी में जो पॉपुलेशन है वो इंग्लैंड की पॉपुलेशन है. तो देयरफॉर आप बैलेट पेपर को ऑन अ लार्ज स्केल क्या नहीं कर सकते. बात समझे, खुद सोचो, ऑलमोस्ट 90 करोड़ इलेक्टोरेट है इस बार. ठीक है, मतलब वोटिंग पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 90 करोड़ है. हम मान के चलते 50 करोड़ ही लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे. 50 करोड़ पेज को क्या करना है, प्रिंट करना है. वोट ठप्पा डाला, फिर इनवैलिड वोट का मसला आ जाएगा, प्लस फिर उसको काउंट करना है. हाउ मच टाइम इट विल टेक. फिर देखो मशीनरी कितनी यूज होगी, मैनमेड कितना यूज होगा, कॉस्ट कितना होगा. बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं. बट ईवीएम्स का यही फीचर है, रिजल्ट विद इन 2 to 3 आवर्स, एज वेल एज दे आर व्हाट, स्पीड से काम करते हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है. ठीक है, ये आपने लिख लिया. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो कुछ फैक्ट्स लिखो ईवीएम के बारे में. ये कौन कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर. द ईवीएम्स हैव बीन डिवाइज्ड. फैक्ट है 1-2 पॉइंट, कंट्रोवर्सी डन. अब फैक्ट्स लिखो. द EVMs have been devised and designed. The EVMs have been devised and designed by election commission in collaboration
in collaboration with two public sector undertakings. In collaboration with two PSUs. With two PSUs. पहला PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर, नेक्स्ट वन इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है हैदराबाद में. हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ, एंड हैदराबाद इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश या क्या आंध्र प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है फिर? हैदराबाद या विशाखापट्टनम या अमरावती? तीनों कौन सी है? अमरावती. वो आंध्र प्रदेश का एक प्रपोजल था कि हम जो कैपिटल है वो रोटेट करेंगे. क्या करेंगे? रोटेट कैपिटल. इज इट गुड और इज इट बैड? अगर वो कैपिटल को क्या करेंगे 6 महीने के लिए हैदराबाद को या अमरावती को या विशाखापट्टनम को, फिर 6 महीने बाद दूसरी कैपिटल. इज इट गुड और बैड? कॉन्स और प्रोज भी है. ठीक है. जब आप खुद समझो, जब आप एक कैपिटल को छोड़ के दूसरी कैपिटल शिफ्ट करोगे तो दूसरी कैपिटल में क्या होगा? मार्केट बनेगा, काफी ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी, तो वहां की भी इकोनॉमी क्या होगी? ग्रोथ होगी. याद रखना इंडिया में ग्रोथ सेंटर्स काफी कम है. दिल्ली मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज है, ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू दीज सिटीज. बात समझे? तो चाहिए क्या? मोर ग्रोथ सेंटर्स. बात समझे? जो टियर 2 टियर 3 सिटीज है, दे शुड बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? दे शुड बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ सेंटर्स बढ़े और ग्रोथ से क्या हो जाए? जो एरिया होगा सराउंडिंग एरिया वो भी क्या होगा? वो भी अपलिफ्ट होगा. ठीक है. ये एक इकोनॉमिक्स में थ्योरी है. क्या है? इसी को कहते हैं स्प्रेड इफेक्ट एंड बैकवॉश इफेक्ट. ये क्या लिखा? The EVMs have been devised and designed by Election Commission in collaboration with two PSUs, Bharat Electronics Limited, which is located in Bangalore, and Electronic Corporation of India Limited, which is situated in Hyderabad. ठीक है. अब लिखो नेक्स्ट फीचर ऑफ EVMs. नेक्स्ट फीचर ऑफ EVMs. कंट्रोवर्सी के बाद और कुछ फीचर्स लिखो. बिफोर एवरी election, comma, a first level check is done for every EVM. Before every election, a first level check is done for every EVM to be used in the election. A first level check is done for every EVM to be used in the election by the engineers of the manufacturing companies. A first level check is done for every EVM to be used in the election by the engineers of the manufacturing, वो जो कि 2 PSUs है. ठीक है. by the manufacturing companies in the presence of, comma करके, in the presence of political parties representatives, in the presence of political party representatives. ठीक. अब कहते कि भाई ईवीएम्स को हैक कर सकते हैं, तो फर्स्ट लेवल चेक उन्हीं के सामने हो जाता है. ठीक है. ये भी एक डिफेंस है. कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट. buttons on EVMs are not permanently fixed. Buttons on EVMs are not permanently fixed. Buttons on EVMs are not permanently fixed in the names of political parties.
buttons on EVMs are not permanently fixed in the names of political parties, but in the alphabetical order, but in the alphabetical order of names of candidates in the constituency. But in the alphabetical order of names of candidates in the constituency. अब खुद सोचो, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं भाई बटन आपने फिक्स करके रखा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि आपने बटन को क्या करके रखा है। फिर इलेक्शन कमीशन बोलता है कि भाई देखो हमने बटन्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या किया है, अरेंज किया है। अगर कल को कोई कैंडिडेट जिसके नाम में क्या होगा तो वो तो पहले आएगा। ऐसा तो है नहीं कि पहला बटन बीजेपी को है या पहला बटन कांग्रेस को है या पहला बटन आम आदमी पार्टी को है, ऐसा तो कुछ है नहीं। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। हमने क्या किया है कि हमने बटन्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या किया है, ए टू जेड। ए होगा वो पहले आएगा, बी उसके बाद, सी उसके बाद। इतना समझ में आया, ये भी डिफरेंस समझ में आया, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट स्टोरी। अब जब आप ईवीएम्स का यूज करते हो, ठीक, आपने ईवीएम्स में कोई ब्लू बटन दबा दिया, आपने किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट दे दिया। अब आपको कैसे पता चला है कि मेरा वोट उसी कैंडिडेट को गया, आपको कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली उसके लिए आपके पास क्या है, वीवीपैट। देखो वीवीपैट है क्या, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये मैं लिखवाऊंगा ये है क्या, बट सुनो अभी। वीवीपैट क्या होता है कि जब आप वोट देते हो, किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को आपने वोट दे दिया। वीवीपैट प्रिंटर एक होता है जो कि बैलेटिंग यूनिट से कनेक्ट होता है, उससे एक स्लिप निकलती है। उस स्लिप पे देखा होता है कि भाई आपने किस पार्टी को किस कैंडिडेट को वोट दे दिया। वो 7 सेकंड्स के लिए एक विंडो से अपीयर हो जाती है। ये विंडो एक है, ये 7 सेकंड के लिए एक पेपर आता है, पेपर स्लिप आती है। अब 7 सेकंड्स तक इसको देख पाओगे कि आपने किस पार्टी को क्या दिया है, वोट दिया है। ठीक, इतना समझ में आया, ताकि आपको ये पता चले, एक्यूरेसी पता चले, आपने जिसको वोट दिया है एक्यूरेटली में उसी को वोट। अब क्वेश्चन ये है, अब केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में इस बेसिस पे, वो कह रहे थे कि भाई आप क्या करो, मैचिंग करो 100%, बट प्रेजेंटली कितना हो रहा है, 5%। रेंडमली सिलेक्टेड किया जाता है। समझो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहुत सारे बूथ्स होंगे, पोलिंग बूथ्स होंगे, लाके बूथ्स आसा। अब क्या करते थे, मैच करते थे ईवीएम का रिजल्ट और वीवीपैट का रिजल्ट, इनकी मैचिंग होती थी। ईवीएम पे वही वोट है जितने किस पे वोट है, वीवीपैट पे, लेकिन खाली 5% ईवीएम्स को चेक किया जाता है, वो भी रेंडमली, वो भी कोई भी उठा के ले आए। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी है नहीं, अदरवाइज मैं रैंडम कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होता है कि 5%। अब एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है क्या, एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। वो गए सुप्रीम कोर्ट में, उनको बोला ठीक है भाई हम 5% नहीं मार रहे। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट को बोला हम 5% नहीं मार रहे, आप 100% मैचिंग कर दो ईवीएम्स और किसका। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, भाई फिर तो आप शिफ्ट किसकी ओर कर रहे हो, बैलेटिंग सिस्टम। एक तो ये था, दूसरा ये कह रहे थे कि जो आप 7 सेकंड के लिए क्या दिखा रहे हो, मैं पेपर स्लिप दिखा रहे हो, आप पेपर स्लिप दिखाओ नहीं, आप पेपर स्लिप उस बंदे को दो जो वोट देगा, वो पेपर स्लिप निकालेगा, फिर आगे जाके वो बैलेटिंग बॉक्स में क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। बात समझे? मतलब जो 7 सेकंड के लिए आपको पेपर स्लिप दिखाई देती थी, आप 7 सेकंड के लिए नहीं दे दो, आप उसको निकाल के दे दो उस इंडिविजुअल को जो वोट कर रहा है, वो निकालेगा, फिर किस में डालेगा। ये दो डिमांड से किसकी, एडीआर की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ऐसा नहीं चलेगा, भाई ऐसा नहीं चलेगा, जो अभी प्रेजेंट का जो सिस्टम है दैट इज एक्यूरेट। फिर कुछ रूल्स है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में कि फॉर एग्जांपल अगर कोई वोटर गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास,
ठीक है, उसको बोलेगा कि भाई आप मैच कराओ। अगर मैचिंग करेक्ट हुई, जो वोटर होगा, वोटर, कैंडिडेट नहीं, वोटर, उस पर पीनल प्रोसीडिंग्स मतलब इंपोज होगी। कौन इंपोज करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिकॉज यू आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ। बात समझो मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर कोई वोटर जाएगा किसके पास? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। वो कोई वोटर बोलेगा कि भाई जो रिजल्ट है मैं इससे क्या नहीं हूं, सेटिस्फाइड नहीं हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस वोटर को बोलेगा ठीक है हम मैचिंग करवाते किसकी? वीवीपैट की, ईवीएम की। अगर वीवीपैट और ईवीएम का जो रिजल्ट है वो सिंक में है, तो गलती किसकी? अब वोटर की। तो पीनल प्रोसीडिंग किस पे चढ़ेंगे? तो दैट इज वाई कोई भी वोटर किसके पास नहीं जाता, बट रिजल्ट्स एक्यूरेट होते हैं। बात समझे? पीनल प्रोसीडिंग्स उस वोटर पे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ? अब लिखो वीवीपैट के बारे में। वीवीपैट वीवीपैट बटन्स ऑन, सॉरी, वीवीपैट के बारे में लिखो आप। व्हेन द वोटर प्रेसेस द बटन, व्हेन द वोटर प्रेसेस द बटन, आई विल इंक्रीज द पेस। हाँ, मतलब मीन्स की आदत रखो अभी से राइटिंग की। व्हेन द वोटर प्रेसेस द बटन अगेंस्ट द कैंडिडेट ऑफ हर चॉइस, व्हेन द वोटर presses the button against the name of the candidate of her choice on the EVM unit, on the EVM unit, on the comma, the VVPAT generates a paper slip. The VVPAT generates a paper slip, comma, also called, कॉमा करके, ऑल्सो कॉल्ड बैलेट स्लिप, कॉमा करके, ऑल्सो कॉल्ड बैलेट स्लिप। ठीक है, इट कंटेन्स द बैलेट स्लिप, कंटेन्स द बैलेट स्लिप, कंटेन्स द बैलेट स्लिप, कंटेन्स द नेम, कॉमा सीरियल नंबर, नेम, कॉमा सीरियल नंबर and symbol, name, comma, serial number and symbol of the chosen candidate, of the chosen candidate, of the chosen candidate. It stays for 7 seconds on a screened window. It stays for how many seconds? 7 seconds on the screened window. ठीक, अब लिखो फॉर द फर्स्ट टाइम ईवीएम्स वर यूज्ड। अब फैक्ट से कुछ, फॉर द फर्स्ट टाइम ईवीएम्स वर यूज्ड इन 1982। मैं कह रहा था 1989, दैट इज इनकरेक्ट, इट इज 1982। ईवीएम्स वर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड इन 1982 in the Paravur, P-A-R-A-V-U-R, in the Paravur assembly, in the Paravur assembly in Kerala, in Kerala. Second point, for the first time Paravur assembly in Kerala, for the first, but इस इलेक्शन को क्या डिक्लेयर किया गया था? क्यों? क्योंकि उस टाइम तक एग्जैक्टली नहीं, उस टाइम तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर क्या था? अमेंडमेंट नहीं हुआ था, बस ये याद रखना था। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम वीवीपैट वर यूज्ड, फॉर द फर्स्ट टाइम वीवीपैट वर यूज्ड इन 2013। फॉर द फर्स्ट टाइम वीवीपैट, फॉर द फर्स्ट टाइम वीवीपैट वर यूज्ड in 2000 in Noxon, N-O-K-S-E-N, Noxon assembly in Nagaland, Noxon assembly in Nagaland, Noxon assembly in Nagaland। अब लिखो केस, सुप्रीम कोर्ट का केस है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
केस ऑफ 2013, केस ऑफ 2013, Subramaniam Swamy versus Election Commission of. Under it, the Supreme Court considered VVPAT as indispensable. That cannot be avoided, huh? उसी का नाम है क्विंटेसेंस, उसी का नाम है. That is what your coaching is. Indispensable. That cannot be avoided. ठीक है, क्या लिखा? Indispensable for free and fair elections. For free and fair elections. Now there are 2-3 little concepts. वो मैं नहीं लिखवा रहा हूं, बस याद रखो. Now होता क्या है कि जब भी रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं वो बूथ वाइज डिक्लेयर होते हैं. आपको पता है क्या होता है? बूथ वाइज. तो सब पार्टीज को पता चलती है कि किस बूथ ने मेरे को कितने वोट दिए. तो ये आगे जाके क्या होगा? ये तो प्रॉब्लमेटिक होगा. अगर जिस बूथ ने किसी पर्टिकुलर पार्टी को क्या जितवाया, ठीक है, वो पार्टी रूल में नहीं आई, टोटली डिफरेंट पार्टी रूल में आई. अब वो क्या करेगी? डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलाइजर्स. किसका कॉन्सेप्ट है? टोटलाइजर्स का. वो कॉन्सेप्ट क्या है समझो. टोटलाइजर्स बस समझो खाली. देखो जैसे फॉर एग्जांपल बैलेट पेपर है, एक बड़ा सा ड्रम है. मैंने बैलेट पेपर डिफरेंट बूथ्स के लाए और उसको किस में डाला? ड्रम में. ड्रम में मैंने क्या किया? मतलब शफल किया सच दैट कि हमें यह ना पता चले कि किस बूथ से क्या वोटिंग पैटर्न है. ठीक. टोटलाइजर का वही कॉन्सेप्ट है. डिफरेंट ईवीएम्स को एक कंप्यूटर या एक सिस्टम के साथ लिंक करो, फिर आप वोट्स को क्या करो? कैलकुलेट करो सच दैट कि हमें यह ना पता चले कि किस बूथ से किसको वोटिंग सिस्टम या क्या वोटिंग पैटर्न है. बात समझे? टोटलाइजर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया किसको कह रहा है? पार्लियामेंट को कह रहा है कि भाई अब बूथ वाइज क्या ना करो, बूथ वाइज काउंटिंग नहीं करो, बिकॉज इट विल रिजल्ट इनटू व्हाट? डिस्क्रिमिनेशन, फेवरेटिज्म. देयरफॉर व्हाट यू शुड डू? यू शुड यूज टोटलाइजर्स. टोटलाइजर्स इज नथिंग, इट इज अ बिग मशीन जो डिफरेंट ईवीएम्स को क्या करेगी? कनेक्ट. फिर जब ये कनेक्ट करेगी उसके बाद आप क्या कर सकते हो? वोट्स को काउंट कर सकते हो. कॉन्सेप्ट समझ में आया? टोटलाइजर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो देयरफॉर हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने बैलेटिंग सिस्टम में क्या क्या डीमेरिट से, एक तो ये कॉन्सेप्ट कवर कर लिया. फिर व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वोटिंग सिस्टम. थर्ड हमने क्या पढ़ा? ईवीएम्स के बारे में. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ईवीएम्स. एंड मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन प्रीलिम्स ऑन ईवीएम. 5 मीटर केबल, ब्लू बटन. बात समझे? स्टैंड अलोन मशीन, नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट. ठीक. उसके बाद क्या पढ़ा हमने? कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा? वीवीपैट का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि वीवीपैट पहली बार कहां यूज हुआ था, कितने सेकंड्स के लिए विंडो रहती है जो हमें क्या दिखाती है कि हमने किसको वोट डाला. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद किसका कॉन्सेप्ट पढ़ा? केस पढ़ा किसका? सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अंडर इट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? कि वीवीपैट आर इंडिस्पेंसेबल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. उसके बाद टोटलाइजर्स का कॉन्सेप्ट. ठीक है. नेक्स्ट जो आई गेस 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में पहली हेडिंग थी, ठीक है, जो केस था, ठीक है, वो एक बार फिर से पढ़ लेना. वो अब केस आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि जो पेटिशनर्स थे उनकी क्या डिमांड थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला. ठीक है. ऑल द बेस्ट. इसको बंद कर दो.